प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 15 को अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत आखिर किस प्रकार से हुई, ये देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। भारत के संविधान को 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान में इसके मसौदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा के कुल 11 सूत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। राजनीतिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रतिक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। यहाँ पे दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पे विनाश और उथल पुथल की छवियाँ संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही थी। उथल पुथल का दौर संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु उसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ भी 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरुआत हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। अध्याय 13 और 14 में देखिए, बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे।
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियाँ इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945 से 46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। उसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो संविधान पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे।
धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। संविधान सभा का अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। मुख्य आवाज़ें। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। जबकि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KKM मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक गुजरात के KKM मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक B.N. राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी S.N. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अम्बेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। अध्याय 13 और 14 को एक बार फिर देखिए। अब चर्चा कीजिए कि उस समय के राजनीतिक हालात में संविधान सभा में चले बहस मुबाहिसे पर किस तरह असर पड़ा। संविधान की दृष्टि। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था।
नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों व दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खड़ा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय बस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी कि जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना पूरा काम नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू के कथन थे और इसके आगे भी ये देखिए। इसके साथ ही मुझे हाल ही के एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया था। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाएँ क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है, परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त व साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? मैंने उन्हें कहा है, निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्र में दुनिया की प्रगति में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेशजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है
तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाएं, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत में समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत का एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। संविधान सभा बहस खंड 1, टेनिस कोर्ट की शपथ। नेहरू के भाषण। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया वो दिया गया है, हमने ऊपर में पढ़ा है। यहाँ पे नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है, नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होना चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करते हो ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।